है। कुशाग्र सिंह राठौड़ जो जितना हैंडसम है उतना ही खतरनाक है। गुस्सा तो उसके नाक में रहता है। कुशाग्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज का प्रोफेसर है और एक बिजनेसमैन भी है। पर यह बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि कुशाग्र बिजनेस वर्ल्ड का किंग है, जिसे लोग डेविल के नाम से बुलाते हैं। कुशाग्र बहुत ही कम बोलता है, ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, वो अपनी ही दुनिया में बिजी रहता है। कुशाग्र अपनी माँ की खुशी के लिए कोलाज का प्रोफेसर बन तो गया है, पर अभी तक उसकी फैमिली को कुशाग्र के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कुशाग्र की फैमिली से, जो उसकी जान है। कुशाग्र के घर में 3 लोग रहते हैं। पहली कुशाग्र की माँ राधिका जी, और दूसरी कुशाग्र की छोटी बहन कुशा, और तीसरा कुशाग्र खुद है। कुशाग्र के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। एक एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। कुशाग्र के पिताजी एक बिजनेसमैन थे और उनके बिजनेस के कारण उनकी जान गई थी। इसलिए राधिका जी ने कुशाग्र से प्रोफेसर बनने की जिद की। वो नहीं चाहती थी कि जो उनके पति के साथ हुआ है वो कुशाग्र के साथ हो, और अब कुशाग्र ही अपनी फैमिली को संभालता है। राधिका जी भी एक प्रोफेसर थी, पर अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और अब वो कई एनजीओ से जुड़ी है और कई अनाथ आश्रम को संभालती है। वही कुशा ने 12वीं पास कर कुशाग्र के ही कॉलेज में एडमिशन लिया है, बी टेक कंप्यूटर साइंस। कुशा अब 2nd ईयर में है। कुशा 20 साल की है, पर उतनी ही शैतान है। जब देखो कुछ उटपटांग ही करती रहती हैं, पर वो कुशाग्र से बहुत डरती है। लेकिन जब उसकी गलती होती है तब वरना वो किसी की नहीं सुनती है। कुशा 5 फुट 4 इंच गोरा रंग, उसकी बॉडी परफेक्ट है, दिखने में मॉडल से कम नहीं है। लंबे बाल जो कमर तक आते हैं, जितनी खूबसूरत है उतनी ही मासूम भी है। वही पर्सनली कॉलेज के प्रिंसिपल के कहने पर और राधिका जी की इच्छा को देखते हुए कुशाग्र में कॉलेज पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पीएचडी जैसे कंप्लीट हुई, उसने उसी कॉलेज में एजे प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया। पहले भी अक्सर अपनी स्टडी के साथ साथ कॉलेज में पढ़ाया भी करता था। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। और तो और कुशाग्र की नोट्स और लेक्चर के लिए सभी स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते थे प्रिंसिपल से, ताकि उनको एग्जाम में हेल्प मिल सके। कुशाग्र की उम्र 25 साल, हाइट 6 फुट, गेरुआ रंग, लंबी पतली नाक जिसमें गुस्सा हमेशा रहता है, 6 एब्स, मस्कुलर, परफेक्ट बॉडी, दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है। सुबह के 8 बजे राधिका जी किचन में खाना बनाते हुए चिल्लाई, कुशाग्र कुशा जल्दी करो, तुम लोग लेट हो जाओगे कॉलेज जाने के लिए। तभी सीढ़ी से उतरते हुए कुशाग्र बोला, माँ आपको पता है मेरी कॉलेज 10 बजे से है, तो आप जल्दी क्यों उठ जाती हैं? राधिका जी बोली, क्योंकि मुझे भी एनजीओ जाना पड़ता है, और जब तक तुम दोनों मेरी आंखों के सामने खाना खा नहीं लेते मुझे सुकून नहीं मिलता है, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे अगर तू मेरे लिए बहू ला दे तो मुझे जल्दी उठने की टेंशन नहीं होगी और तुम्हें भी मेरी फिक्र नहीं होगी। कुशाग्र कुछ बोलता उसे पहले पीछे से कुशा बोली, माँ आप तो भाई को जानती है, वो जान दे देंगे पर शादी नहीं करेंगे। कुशाग्र एक नजर कुशा को देखता है और फिर राधिका जी को देखते हुए बोला, ऐसा नहीं है, जब मुझे अच्छी लड़की मिल जाएगी मैं शादी कर लूंगा। इतना बोल कुशा को घूरते हुए बोला, तुम अपना देखो, मेरे लिए परेशान मत हो। कुशा मुंह बनाते हुए जैसे कुछ बोलने वाली होती हैं। राधिका जी बोली, अब बस भी करो, तुम दोनों चलो खाना खाओ फिर लड़ना। उनकी बातों को सुन दोनों डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं। राधिका जी खाना लगाते हुए खुद भी बैठ जाती हैं और तीनों बैठकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने काम से चले जाते हैं। ऐसे ही सभी अपनी लाइफ में खुश थे। राधिका जी भी बहुत खुश थी कि उनके दोनों बच्चे बड़े और समझदार हो गए हैं और सही दिशा में लगे हैं। उनको अब किसी चीज की टेंशन नहीं थी, बस कभी कभी उनको कुशाग्र के गुस्से को लेकर चिंता होती है। उनको हमेशा डर लगा रहता है कहीं कुशाग्र अपने गुस्से से खुद को नुकसान न पहुंचा ले। यही सब सोच वो परेशान हो जाती हैं। यहाँ कुशाग्र और कुशा साथ में कॉलेज जाते हैं। कुशा बोली, भाई मैं अपने क्लास जा रही हूँ। कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ ठीक है। कुशा स्माइल पास कर वहां से चली जाती है। कुशाग्र भी अपने ऑफिस चला जाता है और वहां से क्लासरूम जाकर देखता है उसकी क्लास पूरी की पूरी भरी हुई है। कुशाग्र अंदर जाते हुए बोला,
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग सर। कुशाग्र एक नजर सभी को देखता है और पढ़ना शुरू कर देता है। लड़कियां तो बस एक टक कुशाग्र को ही देखे जा रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, यार सर कितने हैंडसम हैं, काश मैं इनको ऐसे ही देखती रहूं और ये लेक्चर कभी खत्म ही ना हो। दूसरी लड़की स्माइल करते हुए बोली, हाँ यार मैं तो बस इनको ही देखने आती हूँ पूरे कॉलेज में। यही तो सर है जिनको देखकर दिल को सुकून मिलता है, और मैंने तो इनको देखकर ही इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, बाकी सब तो मोह माया है। दोनों यही बात करते हुए हंस रही थी। वही उनके पीछे बैठी कुशा जो ये सब सुन रही थी और गुस्से से लाल हो रही थी। कुशा मन में बोली, ये लड़कियां यहां पढ़ने आती हैं या मेरे भाई को ताड़ने? इतना बोल गहरी सांस लेते हुए बोली, खैर छोड़ो, सभी की सभी बर्बाद है, भाई को बताने का भी कोई फायदा नहीं है। इतना बोल पड़ने लगती हैं। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है और कुशाग्र सबको बेस्ट ऑफ लक बोल वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन कब गुजार जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। और अब कुशा और कुशाग्र घर आ जाते हैं। घर में राधिका जी पहले से ही थी। कुशाग्र उन्हें देखते हुए बोला, माँ आज आप जल्दी आ गई। राधिका जी उदास होकर बोली, हाँ मेरा काम हो गया था इसीलिए। राधिका जी को उदास देख कुशा फिक्र करते हुए बोली, माँ आपको क्या हुआ है, आप उदास क्यों हैं? राधिका जी बोली, कुछ नहीं बस ऐसे ही। कुशाग्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, माँ बताइए ना क्या हुआ है, आपका मन हल्का हो जाएगा प्लीज। राधिका जी दोनों को देखती है और बोली, अच्छा ठीक है बताती हूँ। कुशाग्र और कुशा दोनों सोफे में बैठ जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में। अब आगे राधिका जी बोली, बच्चों तुमको सरिता आंटी याद है? कुशाग्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ माँ याद है, आंटी हमारे घर आती थी और उनकी एक बेटी भी थी कुशा की ही उम्र की, और अचानक किसी को कुछ बताए बिना वो गांव चली गई थी। तब से यहां नहीं आई और ना ही कभी उन्होंने कॉल किया। पर आज इतने सालों बाद आप उनकी बात क्यों कर रही हैं एल? राधिका जी गहरी सांस लेते हुए बोली, क्यों? क्या आज मुझे सरिता की चिट्ठी आई है जिसमें वो मुझसे मदद मांग रही थी। कुशाग्र और कुशा एक साथ बोले, मदद? कैसी मदद? राधिका जी कुशाग्र को देखते हुए बोली, आज मुझे सरिता के बारे में कुछ पता चला है जिससे मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मुझे लगता था वो मुझे भूल गई है और जहां भी होगी खुश होगी, पर ऐसा नहीं है। बोलते हुए रोने लगती हैं। कुशाग्र उनकी बातों को सुन बोला, आपके कहने का क्या मतलब है मां, अच्छे से बताइए। राधिका जी एक पल के लिए चुप हो जाती हैं और खुद को शांत करते हुए बोली, सरिता के पति संतोष जी आर्मी में थे और वहीं वो शहीद हो गए, इसलिए सरिता कभी गांव से वापस यहां नहीं आई। जब सरिता यहां से गांव गई थी उसके कुछ दिनों बाद ही संतोष जी के शहीद की खबर आ जाती है। संतोष जी ऑन ड्यूटी शहीद हुए थे, इसलिए सरिता और उसकी बेटी सिया को सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिले थे सिया और सरिता लिए, और इसलिए सरिता और सिया गांव में रहने लगी थी। कुछ दिनों तक दोनों के साथ सब कुछ अच्छा था, पर धीरे धीरे सरिता को उसके जेठ जेठानी पैसे के लिए परेशान करने लगे और सिया को मारने की धमकी भी देते, जिससे तंग आकर उसने उनको वो पैसे दे दिया जो संतोष जी के जाने के बाद मिले थे। और अब सरिता को जो पेंशन मिलती है उसे मां बेटी गुजारा करते थे, पर उसके जेठ और जेठानी वो पैसे भी उनसे छीन लेते हैं और उन्हें सुकून से एक पल जीने नहीं देते हैं। अब तो हद ही हो गई है। सिया जो अभी बच्ची है, पैसों के लालच में उसकी शादी 40 साल के लड़के से करा रहे हैं, इसीलिए शादी रोकने और सिया को उनसे बचाने के लिए सरिता मुझसे मदद मांग रही है। कुशाग्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, इसमें परेशान होने की क्या बात है? राधिका जी धीमी आवाज में बोली, अगर तुम्हारे पापा होते तो वो सब संभाल लेते, पर अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुशाग्र ने कहा, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है, हम उनकी मदद करने चलते हैं। राधिका जी बोली, पर कैसे? सिया के बड़े पापा गांव के सरपंच हैं, उनकी बात सब मानते हैं। कुशा सोचते हुए बोली, मां सिया के बड़े पापा अगर सरपंच है तब तो उनके पास बहुत पैसा होगा, फिर भी वो पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। राधिका जी बोली, बेटा तुमको नहीं पता है
लोग बहुत लालची होते हैं, जिनके पास जितना होता है वो और पाने की लालच में अपनों की बलि चढ़ा देते हैं, और उनको इस बात का कोई दुख नहीं होता है। तुम अभी छोटी हो, इसलिए तुमको दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं पता है। कुशा आप कुछ नहीं बोलती है, कुशाग्र राधिका जी को देखते हुए बोला। मां शादी कब है? राधिका जी उदास आवाज में बोली, कल है। कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, तो ठीक है, हम आज निकाल रहे हैं, आप तैयारी कर लीजिए। राधिका जी हैरानी से बोली, पर यह सब कैसे होगा? कुशाग्र एक नजर उनकी तरफ देखता है और बोला, मां मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, बस निकलने की तैयारी करिए। कुशा स्माइल करते हुए बोली, मां भाई ने कह दिया तो अब आप परेशान मत हो भाई, सब ठीक कर देंगे, चलिए चलते हैं। राधिका जी दोनों को देखती है पर कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र खड़े होते हुए बोला, तो हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं, इसलिए चलिए कुछ खा लेते हैं। राधिका जी बोली, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं टेंशन में। कुशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, मां मुझे भूख लगी है। कुशाग्र टाइम देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम बाहर कुछ खा लेंगे। थोड़ी देर में सभी वहां से निकल जाते हैं। कुशाग्र गाड़ी चला रहा था और राधिका जी उसके बगल में बैठी थी। कुशा पीछे बैठी थी। कुशा राधिका जी को देखते हुए बोली, मां आपकी दोस्त कैसी थी? आप उनसे मिली कब? और आपने मुझे उनके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं और सरिता कॉलेज में मिले थे। हम पहले हॉस्टल में साथ रहते थे, फिर हमने हॉस्टल छोड़कर एक रूम ले लिया था और वहीं हम दोनों रहने लगे थे। सरिता शांत और बहुत प्यारी थी और मैं बिल्कुल उसका उल्टा थी। सरिता के माता पिता पुराने ख्यालों के थे और सरिता उनकी हर बात को मानती थी। वो हर चीज अपने माँ पापा से पूछती थी। अगर उसको घूमना है, कुछ खाना है या उसे व्रत भी रखना है तो अपने माँ पापा से पूछा कर करती थी, बिल्कुल आज्ञाकारी बेटी की तरह। वही मैं अपने मन का करती थी। मुझे जो सही लगता वही करती थी, न किसी से डरती थी और ना ही किसी की सुनती थी। मेरा कॉलेज का पहला दिन था। कुछ सीनियर सरिता को परेशान कर रहे थे। तब मैंने उसकी मदद की और तभी से वो मेरी नोट्स तैयार करने में मेरी मदद करने लगी थी। इसी तरह हम दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन मैं पार्टी के लिए हॉस्टल से बाहर चली गई और वार्डन को पता चल गया। तब मुझे बचाने के लिए सरिता ने खुद को भी फंसा दिया, जिसके कारण हम दोनों को हॉस्टल छोड़ना पड़ा। बोलते हुए राधिका जी हंसने लगती हैं। कुशा और कुशाग्र उन्हें देख और उनकी बातों को सुन मुस्कुरा देते हैं। कुशा स्माइल करते हुए बोली, फिर आगे क्या हुआ? राधिका जी बोली, फिर क्या हम दोनों के घर वालों ने हमें बहुत सुनाया। मुझे लगा बात यही खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरिता के पापा ने गुस्से में सरिता की शादी करा दी। इतना सुन कुशाग्र गाड़ी रोक देता है। राधिका जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? कुशाग्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, मां होटल आ गया, कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। राधिका जी बोली, हाँ ठीक है। कुशा बोली, मां आगे क्या हुआ, मुझे जानना है। राधिका जी कार से उतरते हुए बोली, बाद में पहले चलो खाना खाने लेते हैं। कुशा हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ठीक है। और तीनों होटल के अंदर जाते हैं। कुशाग्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, आप लोग खाना ऑर्डर करिए, मैं एक कॉल करके आता हूं। राधिका जी बोली, जल्दी आना। कुशाग्र उनकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ मां अभी आया, इतना बोल वहां से चला जाता है। कुशा मेनू देख जल्दी जल्दी खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में खाना भी आ जाता है, तभी कुशाग्र भी आ जाता है और फिर तीनों खाना खाकर वहां से निकाल जाते हैं। कुशा राधिका जी को देखते हुए बोली, मां आगे बताइए ना, आंटी के साथ क्या हुआ? राधिका जी सोचते हुए बोली, सरिता कुछ दिनों तक अपने गांव से नहीं आती है, मुझे टेंशन हो रही थी और ऐसे कुछ वीक और बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक सरिता एक आदमी के साथ वापस आई। उसने आर्मी के कपड़े पहने हुए थे और दिखने में बहुत हैंडसम था। मैं दौड़कर सरिता के पास जाती हूँ और उसे गले लगा लेती हूँ। तभी उस आर्मी ऑफिसर को देख मैंने सरिता से पूछा, ये कौन है? सरिता शर्माते हुए बोली, ये मेरे पति हैं। इतना सुन मैं शॉक ही हो गई थी और हैरानी से बोली, पर कैसे? बोलते हुए एक नजर उस ऑफिसर को देखती हूँ, फिर खुद को संभालते हुए सरिता को एक कोने में ले जाकर पूरी बात पूछी।
सरिता ने मुझे सब कुछ शुरू से बताया, जिसे सुन मेरे होश ही उड़ गए। सरिता मुझे देख बोली, पर अब सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। इतना बोल सरिता अपने पति संतोष जी के पास जाती है और उन्हें बाय बोलती है। वो वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनको भी ड्यूटी में जाना था। फिर मैं और सरिता रूम आते हैं। कुशा बोली, माँ सरिता आंटी ने आपको क्या बताया था? राधिका जी बोली, यही कि जब सरिता गांव गई थी तो उसके पापा ने लड़के वालों को पहले से बुलाया हुआ था। सरिता को देखने के लिए सरिता भी तब कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया और फिर कुछ दिनों के अंदर उसकी शादी करा दी गई। उषा हैरानी से बोली, फिर? राधिका जी बोली, सब कुछ सुनने के बाद मुझे सरिता के लिए बुरा लग रहा था। मैंने उसे पूछा, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और क्या वो इस शादी से खुश हैं? कुशा बीच में बोली, तो उन्होंने क्या बोला? राधिका जी मुस्कुराकर बोली, उसने कहा, मैं बहुत खुश हूं। पहली बार किसी ने मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ा। सबने मेरी पढ़ाई छुड़ाने की बात कहीं और मजबूरी में मैं भी मान गई, पर संतोष जी ने अपने घर वालों के खिलाफ मेरे लिए आवाज उठाई और बोले, मेरी बीवी पढ़ेगी और मैं उसे पढ़ाऊंगा, इसीलिए वो मुझे पसंद है। सरिता खुश होते हुए मेरा हाथ पकड़कर आगे बोली, जानती हो राधिका, मैंने संतोष जी से पूछा वो मेरे लिए घर वालों के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला, मैं ये सब आपके लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने होने वाले बेटा या बेटी के लिए कर रहा हूं। भविष्य में भगवान ना करें मुझे कुछ हो जाए तो आप अपनी और उनकी जिम्मेदारी अच्छे से उठा सके, तब मैं जहां भी रहूंगा सुकून से रहूंगा। इतना बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और तभी मुझे पता चला कि उसे संतोष जी से प्यार हो गया है। मैं अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश थी। उसे ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसके लिए आवाज उठता है और दूसरों से उसकी रक्षा करता है। और ऐसे ही सब सही चलने लगा था। और इन सब के बीच मेरी मुलाकात तुम्हारे पापा से होती है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हमारे घर वाले हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, तब मैंने घर वालों के खिलाफ जाकर तुम्हारे पापा से शादी की और इस तरह हम दोनों सहेलियां एक शहर में रहने लगते हैं। तभी मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और मुझे प्यारा सा कुशाग्र होता है। कुशाग्र नाम सरिता ने ही रखा था। इतना बोल उदास होते हुए आगे बोली, उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था जो मेरा ख्याल रख सके। तब सरिता मेरे साथ एक बहन की तरह खड़ी थी और समय के साथ मैं, सरिता, तुम्हारे पापा और संतोष जी अच्छे दोस्त बन गए। इस तरह सरिता और संतोष जी भी हमारा परिवार थे। फिर एक दिन सरिता भी प्रेग्नेंट होती है और उसे एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम तुम्हारे पापा ने रखा था, सिया। इतना बोल स्माइल करते हुए बोली, और कुछ महीनों बाद तुम होती हो और तुम्हारा नाम भी सरिता ने ही रखा था। और ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सिया तो हमारे घर भी आती थी और तुम्हारे साथ बहुत खेलती थी। कुशा सोचते हुए बोली, माँ मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? राधिका जी बोली, क्योंकि तुम छोटी थी, करीब 4 साल की, और सिया 5 साल की थी। फिर सिया और सरिता अचानक वहां से अपने गांव चले गए। इतना बोल कुशाग्र को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है? सिया कुशाग्र से बहुत डरती थी। कुशाग्र की एक आवाज सिया सुन ले तो शांत हो जाती थी। कई साल हो गए हमें मिले हुए। उन्हें याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुशा बोली, माँ आप भी ना बस रोने के बहाने ढूंढती है। राधिका जी अपने आंसू पोंछाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम आराम करो और मुझे भी करने दो। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ठीक है। यहां कुशाग्र ये सब सुन मन में सिया का नाम लेता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। राधिका जी कुशाग्र को मुस्कुराता देख बोली, क्या हुआ? कुशाग्र सामने देखते हुए बोला, कुछ नहीं माँ। इतना बोल गाड़ी को ड्राइव करने में फोकस करने लगता है। नेक्स्ट एपिसोड में अब आगे। यहां सरिता जी अपने घुटनों में बैठकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही हैं। उनके सामने एक आदमी और उसके साथ उसकी पत्नी बैठी है, एल। सरिता जी रोते हुए बोली, आपको जो चाहिए ले लीजिए, बस मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, वो अभी बहुत छोटी है। वहां बैठा आदमी हंसते हुए बोला, ये सब बेकार की बातें हैं और अब रिश्ता पक्का हो गया है और अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी वहां बैठी औरत बोली, जब हम इतने थे
तो हमारी भी शादी हो गई थी और हमने तो लड़का भी नहीं देखा था। भला तुझे और तेरी बेटी को लड़का देखने को मिल गया है और अभी शादी को कोई नहीं रोक सकता है। कोई मसीहा आए तो भी मुमकिन है, या फिर खुद भगवान आ जाए। ये सुन सरिता जी जोर जोर से रोने लगती है। ये सब बोलने वाले सरिता जी के जेठ जेठानी थे। जेठ का नाम सरबजीत राजपूत था और उनकी पत्नी का नाम हेमलता राजपूत था। उनके एक बेटा और एक बेटी थी, बिल्कुल उनके जैसे ही थे, जो अपने बाप के सरपंच होने पर घमंड करते थे और सभी को परेशान करते थे। उनके बेटे का नाम हर्षित और बेटी का नाम हर्षिता था। वही हर्षित अपने पापा के जैसा था और हर्षिता अपनी माँ के जैसी चालाक थी। हर्षित और हर्षिता दोनों जुड़वा थे और दोनों एक जैसे छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते थे और दूसरों का जीना मुश्किल कर देते थे जब तक उनका मूड ठीक ना हो जाए। इसलिए बहुत लोग उनसे दूर रहना ही पसंद करते थे। अब बात करते हैं सिया की, जो अभी अपने कमरे में डरी सहमी बैठी हुई है और रोए जा रही है। तभी उसके पास सरिता जी आती हैं। सिया उनसे लिपट कर रो रही थी और बोल रही थी, माँ मुझे ये शादी नहीं करना है, मुझे बचा लो। और सरिता जी उसे चुप कराते हुए बोली, बेटा तू परेशान मत हो, कल सब ठीक हो जाएगा और तू इस नर्क से आजाद हो जाएगी। सिया सरिता जी को देखती है और बोली, कैसे माँ, बड़े पापा मुझे मार डालेंगे। अगर मैं घर से बाहर गई तो और फिर से रोने लगती हैं। सरिता जी भी अब बहुत परेशान हो रही थी। उनको बस अब राधिका जी से उम्मीद थी कि अब वही कुछ कर सकती है। यहाँ सरिता जी और सिया घर में नौकर की तरह रहते थे। सिया सिर्फ स्कूल के लिए घर से बाहर जाती थी। सिया ने दस्त किया और उसके बाद पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया था और सिर्फ पेपर देने के लिए कॉलेज जाती थी। बाकी वो घर से पढ़ती थी और घर के काम करती थी। गांव के बाहर एक कॉलेज था जहां सिया का नाम लिखा गया था। सरिता जी भी सिया को बाहर भेजने से डरती थी, इसलिए वो हमेशा सिया को अपने नजरों के सामने ही रखती थी। सिया दिखने में बहुत सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें, पतले होंठ और छोटी लंबी नाक, गोरा बदन, हाइट 5 फुट 3 इंच, इसलिए सरिता जी सबसे बचाकर रखती थी। पर एक दिन कुछ मेहमान घर आते हैं सरपंच जी से मिलने, जिनको गांव के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है। वही का रहने वाला विक्रम सिंह, जो अपने नाम की तरह ही खतरनाक है, जिसकी पूरे गांव में चलती है और वो सबको अपने पैर की धूल समझता है। उसकी नजर सिया पर जाती है और उसे सिया पसंद आ जाती है। विक्रम सिंह पहले से शादीशुदा था और जब से उसने सिया को देखा था उसे पाना चाहता था, इसलिए वो दूसरी शादी करना चाहता है सिया के साथ। और ये सब जानकर भी सरबजीत और हेमलता इस शादी को मान जाते हैं, क्योंकि विक्रम सिंह ने इस शादी के बदले सरबजीत को 5 गांव देने का वादा किया है, इसलिए सभी इस शादी को मान जाते हैं। पर सरिता जी और सिया नहीं मानते हैं, तो हेमलता ने सिया को मारा पीटा था। जब जाकर मजबूरी में सिया हाँ बोलती है और इन हालातों को देखते हुए सरिता जी ने चुपके से एक चिट्ठी राधिका जी को लिखी और बिना किसी के नजर में आए भेजवा भी दी। और अब काफी रात हो गई थी और कुशाग्र और राधिका जी और कुशागाम पहुंच गए थे और वही रहने की व्यवस्था भी कुशाग्र पहले से कर लेता है। और अब वो तीनों आराम करने चले जाते हैं। यहाँ कुशाग्र किसी को कॉल करके सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ जैसा मैंने बोला था, काम हुआ कि नहीं? और एक बात, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो मार दो और ऐसी जगह दफनाना जहां किसी को नमो निशान भी ना मिले। उधार से आवाज आई, जी सर, अपने जैसा कहा था सब हो गया है, बस कल का इंतजार है। कुशाग्र ने कहा। गुड बोल कॉल काट गहरी सांस लें कर खुले आसमान की तरफ देखने लगता है और कोल्ड वाइज में बोला, सिया तुम्हारे नाम को सुन अजीब सा सुकून मिल रहा है। जब तुम सामने होगी तो पता नहीं क्या होगा। बोलते हुए हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर आसमान को निहारने लगता है। यहाँ सिया रो रही थी और रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। सरिता जी सोती हुई सिया को देख उसके माथे को चूमते हुए बोली, आज सो ले मेरी बच्ची, पता नहीं तेरी किस्मत में क्या लिखा है। और ये सब बोलकर रोने लगती हैं और संतोष जी को याद करती हैं। ऐसे ही रात गुजार जाती हैं और सुबह की शुरुआत पता नहीं किसके लिए क्या लाई थी, खुशियां या दुख, अपने साथ ये किसी को नहीं पता है। सुबह सुबह सरबजीत और उसका परिवार शादी की तैयारी कर रहे थे।
और सभी नौकर को इधर से उधर भेज रहे थे और जल्दी जल्दी काम करने को बोल रहे थे। घर में हो रही हलचल से सिया की भी नींद खुल जाती है और वो अपने रूम से बाहर आकर देखती है उसकी बड़े पापा और बड़ी माँ सभी को काम बता रहे थे और वो बहुत खुश थे। सिया एक कोने में खड़े होकर सभी को देख रही थी। तभी हेमलता जी सिया को देखकर बोली, हाय मेरी बच्ची, तू उठ गई, चल जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी शादी है और तुझे सबसे सुंदर लगना है। ये सब बोलकर सिया को उसके कमरे में जाने को बोल देती हैं। सिया अब कुछ नहीं बोलती और चुप होकर अपने रूम आ जाती हैं और अपने पापा की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। नेक्स्ट एपिसोड में अब आगे सिया रोते हुए बोली, पापा अगर आज आप होते तो मेरे साथ ये सब नहीं होता और आप मुझे यहां से ले जाते। बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहां सरिता जी आती हैं और सिया को रोता देख बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रही है? सिया रोते हुए बोली, माँ मुझे यहां नहीं रहना और ये शादी भी नहीं करनी, अब कौन हमें बचाएगा? सरिता जी सिया सर पर हाथ रखते हुए बोली, डर मत, जब तक तेरी माँ जिंदा है कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है, बस तुम शांत रहो और अब रोना रोना बंद कर। सिया कुछ नहीं बोलती है और चुप हो जाती है। इसी तरह दोनों अपने कमरे में बैठकर बात कर रही थी। तभी वहां हर्षिता आती है, कुछ कपड़े लिए हुए थी और उन कपड़ों को बेड में फेंकते हुए बोली, ये कपड़े सिया को पहना दीजिए और तैयार कर दीजिए, शादी दिन में है और शाम तक में विदा भी होनी है। करीब 12 बजे तक बारात आ जाएगी और शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, माँ और पापा जी ने कहा है। और जाने लगती हैं। तभी रुककर बोली, एक और बात, पापा को लेट होना पसंद नहीं है, इसलिए कोई गलती मत करिएगा। इतना बोल हर्षिता एक तिरछी स्माइल करके वहां से चली जाती है। सिया और सरिता जी तो बस हर्षिता को देखते रह जाते हैं। कुछ नहीं बोलती है सरिता जी, सिया के लिए खाना लाती हैं और प्यार से उसे खिलाने लगती है। सिया अभी भी रो रही थी और खाना भी खा रही थी। सिया भूखी थी, उसने रात में भी नहीं खाया था और अभी उसको भूख लगी थी, इसलिए वो खाना खा लेती है। यहाँ राधिका जी थोड़ा परेशान थी, पर कुशाग्र और कुशा को देखकर कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र उन्हें देख बोला, माँ आप ठीक है? राधिका जी धीमी आवाज में बोली, हाँ ठीक, वो पर पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है। कुशाग्र उन्हें देखते हुए बोला, माँ आप परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी कुशा बोली, माँ भाई हैं तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पता है मुझे। कुशाग्र ने कहा, तो ठीक है, थोड़ी देर से हम सरिता आंटी के घर के लिए निकल रहे हैं, आप दोनों तैयार हो जाइए। और कुशाग्र वहां से चला जाता है। यहाँ अब सिया तैयार हो रही थी। सिया ने लाल कलर का लहंगा पहने हुए थी और कुछ हल्की सी ज्वेलरी चुनरी को घुमाकर डाले हुए थी। सिया आज बहुत सुंदर लग रही थी। कोई उसे एक नजर देख ले तो बस देखता ही रह जाए। उसकी बड़ी आंखें जिसमें काजल लगा था और उनसे आंसू भी निकल रहे थे। होठों में लाल लिपस्टिक उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी और बालों का जुड़ा बना हुआ था और चुनरी लगाई थी। सिया पूरी तरह से तैयार थी, पर उसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं थी, जो उसके चेहरे से उसके दर्द को बयां कर रहा था। सरिता जी सिया को देखकर बोली, मेरा और तेरे पापा के अरमान थे, हम तुझे प्यार से विदा करेंगे, पर यह दिन भी आ जाएगा, हमें उम्मीद नहीं थी। और वो भी रो देती हैं। यहाँ अब बारात आ चुकी थी। बारात में विक्रम सिंह और उसके साथ कुछ उसके खास रिश्तेदार आए थे। सरबजीत और हेमलता उनका स्वागत करते हैं। विक्रम इधर उधर देखते हुए बोला, ये सब छोड़ो और सिया को बुलाकर जल्दी से शादी की रस्में करते हैं, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। ये सब वो बड़ी बेशर्मी से बोल रहा था। सरबजीत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ ठीक है, चलिए पंडित जी आपका ही इंतजार कर रहा है, हम सिया को लाते हैं। बोलते हुए हेमलता को देखता है, को सिया को लाने के लिए चली जाती है। वही सरबजीत विक्रम को मंडप में ले जाता है। हेमलता सिया को लेने जाती है तो देखती है सरिता जी और सिया दोनों ही रो रहे हैं। हेमलता सिया को देख बोली, चलो अब विक्रम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सिया रोते हुए सरिता जी हाथ पकड़ लेती हैं और बोली, माँ मुझे ये शादी नहीं करनी है। बोलते हुए सरिता जी से लिपट जाती है।
सरिता जी भी सिया को ऐसे देखकर रो देती हैं। तभी हेमलता जी सिया का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए बोली, बस अब तुम माँ बेटी का बहुत हो गया, अब चल मेरे साथ बोल। सिया को खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। पीछे पीछे सरिता जी भी आती हैं और सिया को छोड़ने के लिए बोल रही थी। हेमलता किसी की नहीं सुनती है और सिया को खींचते हुए मंडप पर ले जाती है और विक्रम के बगल में बैठा देती है। सिया जैसे उठने लगती है, विक्रम सिया का हाथ पकड़ लेता है और खींचकर वापस बैठा लेता है। अब सिया हताश होकर बैठ जाती है और नीचे सिर करके रोए जा रही थी। सरिता जी जैसे सिया के पास जाती हैं, हेमलता उनके हाथ को कसकर पकड़ लेती हैं और छोड़ती भी नहीं है। अब सरिता जी फुट फुट कर रोने लगती हैं। तभी वहां गाड़ियों की आवाज आती है। सब उधर ही देखने लगते हैं। 5 गाड़ियां लगातार आती हैं और मंडप के सामने रुक जाती है। अब सभी लोग गाड़ियों को गौर से देख रहे थे। तभी गाड़ी से राधिका जी उतरती हैं और दौड़कर सरिता जी पास जाती है। वो देखती है सरिता जी पहले से बहुत कमजोर दिख रही थी और शरीर में कुछ चोट भी थी जो पुरानी थी, पर निशान अभी भी थे। राधिका जी को देख हेमलता के हाथ की पकड़ ढीली होती है। सरिता जी जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर राधिका जी के पास जाती है। तभी वो लड़खड़ा गिरने वाली होती हैं। तभी राधिका जी आगे आकर जल्दी से उन्हें पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाती है। सरिता जी राधिका जी के गले लगकर रोने लगती हैं। राधिका जी उन्हें शांत कराते हुए बोली, बस सरिता, मैं आ गई हूं, सब ठीक हो जाएगा। वहीं गाड़ी से कुशाग्र उतरता है, बड़े स्टाइल से एकदम हीरो की तरह, और उसी के साथ कुशा भी उतरती है और बोली, भाई आज तो आप हीरो लग रहे हैं। उसकी बातों को सुन कुशाग्र मुस्कुराते हुए एटीट्यूड से बोला, वैसा तुझे पता नहीं, इस कहानी का हीरो मैं ही हूं। बोलते हुए आगे चल देता है। कुशा टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है। और इसी के साथ बाकी 4 गाड़ियों से बॉडीगार्ड उतारते हैं, जो दिखने में तो बिजनेसमैन लग रहे थे पर बहुत खतरनाक थे। सभी बॉडीगार्ड कुशाग्र के पीछे पीछे चलने लगते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अब आगे। कुशाग्र को ऐसे आता देख विक्रम अपनी जगह में खड़ा हो जाता है और बोला, ये सब क्या हो रहा है, मुझे शादी करनी है, मेरी शादी हो जाइए, फिर जिसको जो करना है करते रहें। और घूर कर कुशाग्र को देखने लगता है। कुशाग्र जाकर राधिका जी के साथ खड़ा हो जाता है। तभी राधिका जी सरिता जी से अलग होती हैं और कुशाग्र की तरफ इशारा करके, ये कुशाग्र है और ये कुशा है। सरिता जी गौर से कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र जल्दी से सरिता जी के पांव को छू लेता है। सरिता जी खुश रहो और कुशा का माथा चूमकर मुस्कुरा देती है। यहां विक्रम पंडित से शादी शुरू करो। पंडित डरते हुए जी और मंत्र पढ़ने लगता है। तभी कुशाग्र विक्रम के पास जाता है और उसकी कालर पकड़कर उसे उठाकर मंडप से दूर फेंक देता है। उसे में विक्रम, तू होता कौन है मेरे साथ ऐसा करने वाला? कुशाग्र गुस्से से, तेरा बाप। और कौन ये सुन विक्रम, गुस्से में, तू मुझे जानता नहीं है, मैं यहां का मालिक हूं, मेरे कहने पर तू एक पल में गायब हो जाएगा, ये सुन। कुशाग्र हंसाते हुए, अच्छा तू ये कर सकता है तो ठीक है, करके दिखा। अगले 10 मिनट देता हूं तुझे, जिसको बुलाना है बुला ले और जो करना है कर ले। ये सुन विक्रम गुस्से से लाल हो जाता है और फोन उठाकर कॉल करने लगता है, पर आज उसका फोन कोई नहीं उठा रहा था। ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। कुशाग्र, अब मेरी बारी, और अपने फोन में किसी को कॉल करके, अब टाइम हो गया है, इतना बोल कॉल काट देता है। सब कुशाग्र को देखते हैं। वो क्या कर रहा है विक्रम, तू मुझे डरा रहा है? मैं किसी से नहीं डरता हूं, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तभी कुशाग्र हंसाते हुए, मेरा छोड़, पहले अपना देख, तेरा फोन आ रहा है, इतना बोलते हो। विक्रम का फोन बजता है और विक्रम फोन उठता है और उधार से एक आदमी बोलता है, मालिक, मालिक गजब हो गया, हमारे दारू के ठेके और जितनी भी फैक्ट्री थी उनमें आग लग गई है और सारा माल जल गया है और सभी जगह एक साथ आग लगी है। हम क्या करें मालिक, कुछ समझा नहीं आ रहा है। ये सुन विक्रम के पैरों से जमीन खिसक जाती है और वो अपने रिश्तेदारों से, चलो यहां से जल्दी, और जाने लगता है। कुशाग्र ये देख हंसने लगता है विक्रम, कुशाग्र को देखते हुए। अगर ये सब तूने किया है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कुशाग्र। हंसाते हुए, अंकल पहले आप अपनी धोती संभालिए,
फिर मुझे पकड़ लीजिएगा। विक्रम अपनी धोती को अच्छे से पकड़कर वहां से चला जाता है। यहाँ सिया अभी भी मंडप में बैठी थी और नीचे सिर के हुए रो रही थी। सरिता जी खुश हो जाती है। तभी सरबजीत और हेमलता गुस्से में, तुम लोगों कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? सरिता जी, ये मेरी सहेली है और ये दोनों इनके बच्चे हैं। सरबजीत जी, अच्छा, अब तू हमसे बदला लेने के लिए बाहर से लोगों को बुला रही हो? हेमलता चिल्लाते हुए, हे भगवान, क्या पता ये हमको मरवाने के लिए इनको बुलाई हो। अब तो कुछ भी हो सकता है सरिता जी। ऐसा कुछ नहीं भाभी, आप गलत समझा रही हैं सरबजीत जी। ऐसा ही है। और एक बात तुम लोग को मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आज सिया की शादी नहीं होती है तो तुम दोनों माँ बेटी अब इस घर में नहीं आ सकते हो। इसलिए आज अभी सिया को शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ हर्षिता तो बस कुशाग्र को ही देख रही थी और मन में ये कितना हैंडसम है, क्यों ना मैं इसे अपना बना लूं। ये सब ख्याली पुलाव मन में पका रही थी। तभी हेमलता जी बोली, हाँ आप ठीक बोल रहे हैं मंडप से। लंग की बिना शादी के उठे तो अपसागुन होता है और गांव के लोग क्या बोलेंगे। हाय, अब इस उम्र में मैं ये सब नहीं झेल सकती हूँ और अपनी छाती पीटने लगती हैं। ये सब देख सरिता जी दुखी हो जाती हैं। राधिका जी, सरिता जी ऐसे देख बोली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हेमलता गुस्से में, अच्छा इस गांव में किसे रहना है, तुमको या हमको? ये बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं। अब तुम बताओ, कौन करेगा ऐसी लंकी से शादी जिसका मंडप में छोड़ दिया गया हो? और राधिका जी को देखती है। राधिका जी, मेरा बेटा कुशाग्र करेगा सिया से शादी। ये सुन सब राधिका जी को देखने लगते हैं। और सरिता जी, ये तुम क्या बोल रही हो राधिका जी? क्यों, तुझे मेरा बेटा पसंद नहीं है? सरिता जी, ऐसा नहीं है। पर राधिका जी, परवर कुछ नहीं। और कुशाग्र को देखते हुए, बेटा तू करेगा ना ये शादी? कुशाग्र एक नजर सरिता जी को देखता है जो उम्मीद से देख रही थी, और एक नजर राधिका जी को देखता है जो खुश होकर ये पूछ रही थी। कुशाग्र, हाँ ठीक है माँ, मैं शादी करूंगा राधिका जी। कुशाग्र का हाथ पकड़कर मंडप पर ले जाती है और बोली, पंडित जी मंत्र पढ़िए। कुशा ये सब देखकर तो शौक थी, उसे कुछ समझा ही नहीं रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी सरबजीत और हेमलता शादी रोकने को आगे आते हैं। तभी कुशाग्र के सारे बॉडीगार्ड आगे आ जाते हैं और उनको रोक लेते हैं। हर्षिता तो ये सब देखकर मन ही मन रो रही थी और भगवान से मना रही थी कि ये शादी रुक जाए, और सिया को कोस रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है जो सुबुक सुबुक कर नीचे सर करके रो रही थी, और उसने एक बार भी नजर उठाकर कुशाग्र को नहीं देखा। बस सर नीचे करके चुपचाप शादी कर रही थी। कुशाग्र सिया को गौर से देखता है। उसकी बड़ी आंखें जो पलकों के कारण ढकी थीं और गालों की आंसू बह रहे थे, और पतले होंठ जो रोने से अब कांप रहे थे, और इसकी छोटी सी नाक। कुशाग्र तो बस सिया को ही एकटक देख रहा था। तभी पंडित जी फेरों के लिए खड़े हो जाएं। कुशाग्र अपने होश में आता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है। सिया अभी भी बैठी थी। तभी सरिता जी आती हैं और सिया को खड़ी करती हैं। सिया खड़ी हो जाती है और अब कुशाग्र और सिया फेरे लेते हैं, और जैसे 7 फेरे पूरे होते हैं, कुशाग्र और सिया फिर बैठ जाते हैं। अब कुशाग्र सिया की मांग भरता है और फिर मंगलसूत्र पहनता है। पंडित जी, अब शादी संपन्न होती है और आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। ये सुन सरिता जी और राधिका जी खुश हो जाती हैं। कुशाग्र खड़ा होता है, उसके साथ सिया भी खड़ी होती है। कुशाग्र और सिया साथ में राधिका जी और सरिता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। राधिका जी, अब से सिया हमारी बेटी है, इसलिए अब कोई इसको छू भी नहीं सकता है। ये बोलते वक्त सरबजीत और हेमलता को घूरती है। नेक्स्ट एपिसोड में अब आगे ये सब देखकर सरबजीत और हेमलता और हर्षित वहां से चले जाते हैं। पैर पटकते हुए ये देख राधिका जी मुस्कुरा देती है और सिया के पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए, सिया मेरी बच्ची, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और अब रोना बंद करो। अब तुमको कोई परेशान नहीं करेगा, और अगर किसी ने किया तो मैं हूं जो सब ठीक कर दूंगी। ये सुन सिया राधिका जी के गले लग जाती है और जोर से रोने लगती है। ये देख कुशाग्र के पास आते हुए, भाई आपकी बीवी तो बहुत रोती है और आपको तो रोने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और आपकी बीवी तो एक नंबर की रोतलू है भाई, अब आपका क्या होगा? ये बोलकर हंसने लगती है। ये सुन कुशाग्र कुशा को घूर कर देखता है। कुशा, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी, आप मुझे ऐसा लुक मत दीजिए। मैंने तो जो देखा वही बोला। मैं जब से आई हूं वो रो रही है, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। और अब दोनों सिया को देखते हैं जो राधिका जी के गले लगी थी। राधिका जी, बेटा अब बस भी करो, अब तुम और तुम्हारी माँ हमारे साथ घर चल रहे हो, ये सुन दिया। खुश हो जाती हैं और रोना बंद कर देती हैं। बहुत देर से रोने के कारण सिया सिसक रही थी। राधिका जी, चलो चलाते हैं। तभी सरिता जी बोली, मैं नहीं जा सकती। वो सभी उनको ही देखने लगते हैं। सिया कुछ बोलती उससे पहले, राधिका जी पर क्यों, अब तो यहाँ कुछ है ही नहीं। सरिता जी मुस्कुरते हुए, अभी मेरा सब यही मेरे पति की यादें, मेरी बेटी का हक जो मुझे उनसे लेना है। राधिका जी पर किस लिए ये सब? सरिता जी, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए। मुझे डर था अगर मैं कुछ बोलती हूं या करती हूं तो कहीं वो मेरी बेटी को कुछ कर न दे। पर अब मेरा डर आज से खत्म होता है और अब मैं अपनी हर चीज वापस लेना चाहती हूं, क्योंकि मैं अपनी बेटी के सामने कमजोर या बेबस मां नहीं बना चाहती हूं। इसलिए ये सब जरूरी है। मैंने अपनी बेटी को डरना सिखाया है और उसे कमजोर मां ने बनाया है। हालातों को देखते हुए ये सब मुझे करना पड़ा, पर अब ऐसा नहीं है, इसलिए अब मुझे सब ठीक करना है। राधिका जी, अब कुछ नहीं बोलती हैं सरिता जी, मुझे उम्मीद है तू मुझे समझेगी। राधिका जी मुस्कुराकर, हाँ क्यों नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जो सही लगे तू वो कर। और एक बात, डटकार सामना करना चाहे, कुछ हालात हो, और जब थक जाना या खुद को अकेला महसूस करना तो मुझे याद करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगी और दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सिया ये सब सुनकर फिर से रोने लगती है। सरिता जी सिया के पास जाकर, बेटा आज मैंने तुझे जो समझाया और जो कहा है उन बातों को हमेशा ध्यान रखना, और तुझे मेरी कसम, तू बिना कुछ बोले अब यहां से चली जाएगी, और जब तुझे मेरी याद आएगी देखना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और सिया के गले लग जाती है। सिया अब फिर रोने लगती है और सरिता जी भी सिया के माथे को प्यार से चूमती है और राधिका जी को सिया का हाथ पकड़ा देती है और बोली, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब कुशाग्र सरिता जी पैर छूता है। सरिता जी प्यार से कुशाग्र के माथे को चूमकर, तुम बहुत अच्छे हो, बिल्कुल अपने पापा के जैसे। मुझे पता है मेरी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिला है जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, उसकी ढाल बनकर। कुशाग्र आप फिक्र मत करिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, आप अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाएगा। सरिता जी मुस्कुराकर, हाँ जरूर। और अब वो कुशा को देखकर, बेटा तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल अपनी मां की परछाई हो, और कुशा को प्यार से गाले लग लेती है। और कुशा भी ये सुनकर खुश हो जाती है और बोली, आंटी अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको कॉल करूंगी। ये सुन सरिया जी मुस्कुरा देती हैं और अब कुशाग्र अपनी कार में बैठ जाता है। उसके बगल में कुशा और पीछे राधिका जी और सिया बैठ जाती हैं। सिया रो रही थी, सरिया जी बेटा अपना ख्याल रखना, और जब मेरी याद आए मुझे फोन करना। ये बोलते बोलते वो भी रो देती हैं। सिया जल्दी से कार से उतर जाती है और सरिता जी के गले लग जाती हैं। थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद सरिता जी सिया को कार में बैठा देती हैं और देखते ही देखते सभी कार आंख से ओझल हो जाती हैं। सरिता जी अब अंदर जाती हैं। हेमलता, अब तू यहाँ क्यों आई है? तेरी सहेली तुझे नहीं ले गई? सरिता जी, मैं कहाँ जाती दीदी, ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना बोल वो अपने रूम में चली जाती है और अंदर आकर सिया को याद करके रोने लगती है। यहाँ सिया भी कार में रो रही थी। कुशाग्र कार के शीशे से बार बार सिया को देख रहा था। सिया अपनी आंखें नीचे करके रोए जा रही थी और राधिका जी उसे चुप करा रही थी। कुशाग्र, मां पानी चाहिए। राधिका जी, हाँ दो। कुशाग्र पानी देता है। राधिका जी, सिया लो पानी पी लो। सिया में सिर हिला देती है। राधिका जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सिया को कैसे चुप करे। राधिका जी, प्यार से बेटा अब मत रो, तुम्हारा सिर दर्द करने लगेगा। सिया अब भी कुछ नहीं बोलती है। कुशा कुछ सोचते हुए सॉन्ग प्ले कर देती है। राधिका जी, कुशा तुम क्या कर रही हो? कुशा, माँ आप शांत रहिए, देखिए मैं कैसे भाभी को चुप करा देती हूँ। अब राधिका जी कुछ नहीं बोलती है और चुप हो जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर में सिया चुप हो जाती है
और राधिका जी के कंधे में सिर रखकर सो जाती है। कुशा मुस्कुराकर देखा। चुप हो गई ना राधिका जी। सिया को प्यार से देखते हुए बहुत प्यारी है, बस हालात ने इसे ऐसा बना दिया है। कुशाग्र शीशे से सिया को देखता है और मन में वैसे रोती बहुत है, नहीं तो इतना बोल रुक जाता है और गाड़ी चलने लगाता है। अब धीरे धीरे राधिका जी और कुशा भी सो जाते हैं और कुशाग्र सॉन्ग सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। गाने के बोल थे, एक दिन आप हमको ऐसे मिल जाएंगे, हमने सोचा ना था, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, हमने सोचा ना था। नेक्स्ट एपिसोड में